अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो सीरीज की पार्ट 3 आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 में बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और पार्ट 3 में आप करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों 25 में 25 नंबर की तैयारी की दोस्तों ये लास्ट वीडियो है। तो पेपर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो विज्ञान और साइंस, तो दोस्तों तैयारी आप करते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो रेड कलर वाली बटन दिख रही है ना, उसको हल्का सा टच कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ठीक है, तो प्रश्न क्या रहा आपका, विज्ञान की दैनिक जीवन हेतु देन को हमें समझाना है। तो विज्ञान की क्या क्या देन है, देखिए हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से अनेक परिवर्तन आए हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन का सुलभ साधन टेलीविजन घर घर में पाया जाता है। गैसीय ईंधन द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है, इससे समय, श्रम, प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। यातायात के विभिन्न साधन रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान है, जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य प्रकार के साधनों एवं सामग्री का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी है को सुलझाने में सहायता की है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी ये एक विज्ञानी है। समाचार पत्रों और टेलीविजन द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोह का आंखों देखा हाल हम टेलीविजन पर हर समय देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति के क्षेत्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उससे उसका सही रूप में अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था विज्ञान के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे आपके लघु उत्तरीय में। तो दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में क्या योगदान है दोस्तों, में समझाना। तो विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं दोस्तों। पहला क्षेत्र आपका आ जाएगा भोजन के लिए। पहले से प्रयोग में आने वाले साधन दोस्तों क्या थे, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का पारंपरिक बर्तन, धातुओं से निर्मित बटलोई का कढ़ाई आदि। तो दोस्तों ये पहले थे। अब दोस्तों विज्ञान की देन क्या है, धुआं रहित चूल्हा हो गया, गैस चूल्हा हो गया, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में क्या विज्ञान ने किया है, खेत जोतने के लिए, सिंचाई के लिए और उपज बढ़ाने के लिए। देखिए खेत जोतने के लिए दोस्तों पहले हल और बैल हुआ करता था, सिंचाई के लिए कुआं, रहट, ढेकुली हुआ करता था, उपज के लिए दोस्तों सिर्फ गोबर की खाद थी। अब क्या हो गया दोस्तों, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर है, सिंचाई के लिए आपके पास नहर है, ट्यूबवेल है, और जो उपज बढ़ाने के लिए दोस्तों आप रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं आदि। अब यातायात के क्षेत्र में क्या विज्ञान ने किया दोस्तों, पहले बैलगाड़ी, टांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि हुआ करता था। आज आपके पास साइकिल है, कार है, बस है, स्कूटर है, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, वायुयान। अब दोस्तों बात करेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में। तो मनोरंजन में आपका पहले क्या होता था, नाटक, नौटंकी, विरहा, कठपुतली नृत्य आदि। अब दोस्तों क्या होता है, ट्रांजिस्टर, टीवी, सिनेमा, सीडी, वीडियो गेम आदि ये सब होता है। अप टू डेट होता जा रहा है दोस्तों देश कितनी तेजी से। संचार के क्षेत्र में पहले क्या था दोस्तों, संदेश वाहक आता था डाक द्वारा, और दोस्तों अब क्या हो गया है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि। अब चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों पहले क्या होता था, देखिए रोगों की जांच हेतु पहले क्या करते थे, नाड़ी देखकर अनुमान द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी। पहले दोस्तों उपचार हेतु दवाई क्या होती थी, जड़ी बूटी तथा झाड़ फूक द्वारा घरेलू उपचार। अब दोस्तों एंटीबायोटिक है आपके पास, एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक दवाएं एवं शल्य क्रिया द्वारा। अब शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों पहले क्या था, विद्यालयों या कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन। अब क्या होता है दोस्तों, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर तथा इंटरनेट द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में स्थित छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, एजुसेट, ठीक है ना, एडुसेट नामक शैक्षणिक उपग्रह। अंतरिक्ष खोज में दोस्तों क्या है, पहले कुछ नहीं था, अब क्या है, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण भी हो चुका है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यार कि कितना चीजें बदली हैं पहले और आज की डेट में।
अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, देखिए ये सब प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, इस सबको आप बनाकर लिख सकते हैं जितना अच्छा। हम आपको इसलिए पूरा बता रहे हैं ना कि आप लोग भाई जितना बोलेंगे उतना कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चला ही जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना ही देखना है, ठीक है ना। तो देखिए विज्ञान विकास तथा आविष्कारों में सहायता करता है, लेकिन कभी कभी विज्ञान का दुरुपयोग भी होता है जिससे बहुत बड़ी हानि होती है। विज्ञान के असंयमित उपयोग से उत्पन्न कुछ समस्याओं निम्न है। क्या समस्या दोस्तों होती है विज्ञान से? विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। दूसरा दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। तीसरा दोस्तों पॉइंट है, भूजल के असीमित दोहन से भूजल नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं, तालाब एवं ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों हमारा, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मानव निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं ये बताइए। देखिए मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी है? मानव निर्मित वस्तुएं वह होती है जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा किया जाता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मकान, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, ठीक है ना, रेशम, कांच, प्लास्टिक, चार्ट, मॉडल आदि। अब प्राकृतिक वस्तु दोस्तों कौन सी होती है? जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, चंद्रमा, सूर्य, अनाज, मोम आदि। भारतीय परंपरा में प्रकृति को माता के समान पूज्य माना गया है, क्योंकि प्रकृति ही मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस कारण इसे भारत माता कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वैज्ञानिक विधि के चरण बताना आपको। तो दोस्तों इसके निम्न चरण है। पहला आपका जिज्ञासा, दूसरा प्रश्न करना, तीसरा आपका परिकल्पना होता है, चौथा परीक्षण, पांचवा निरीक्षण, छठा अभिलेखन, सातवां विश्लेषण, आठवां वर्गीकरण करना, नवा पुनर्विचार, दसवां निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक खोजों में विदेशी तथा भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के विषय में आपको बताना है। तो चलिए इनके योगदान को देखते हैं। पहला दोस्तों, विदेशी वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय खोजें की है। उदाहरण के लिए दोस्तों, एडवर्ड जेनर द्वारा रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज, पोटास मतलब पुलिस वैज्ञानिक क्यूरी तथा मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलोनियम की खोज, गैलीलियो ने दूरबीन, थॉमस एडिशन ने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, मार्कोनी ने रेडियो, आटोहान ने परमाणु बम का आविष्कार किया, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल, माइकल फैराडे ने डायनमो, विलियम रोंजन ने एक्सरे, फर्मी ने परमाणु भट्टी, जॉन लोगी ने बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की। दोस्तों इसको आप फिर से वीडियो को रोक के दोबारा से पढ़ सकते हैं या वीडियो को बैक करके देखिए, सभी का आविष्कार इंपॉर्टेंट है, कभी भी एक नंबर में ऐसा प्रश्न बन सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे, प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया। चरक जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे। जी हाँ दोस्तों इनका नाम ध्यान रखना है। तथा सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। आर्यभट्ट ने पाई का मान लगभग 3.14 तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भी भारतीय वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान है। ठीक है दोस्तों, जैसे जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया, सर सीवी रमन, एस रामानुजन, एस एन बोस, मेघनाथ साहा, टी आर शेषाद्री, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक खोजों द्वारा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। प्रक्षेपणास्त्र निर्माण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कस्तूरी रंगन आदि भारतीय वैज्ञानिकों की विशेष उपलब्धि है। फिर दोस्तों बात करेंगे, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद अंतर के आधार पर स्पष्ट करना है। सजीव और निर्जीव में अंतर। ठीक दोस्तों, पहले अंतर का आधार देखेंगे क्या क्या होगा। पहले निश्चित आकार तथा माप। सजीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार निश्चित होता है, निर्जीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार अनिश्चित होता है। जी हाँ दोस्तों, सजीव में जैसे आप मनुष्य हैं तो आपकी एक ही साइज होगी ना, ऐसा तो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ऐसा तो है नहीं। और निर्जीव में दोस्तों छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। फिर दोस्तों कोशिकीय संरचना। सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। निर्जीवों की रचना कणों अथवा विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। फिर दोस्तों बात करेंगे शारीरिक संगठन। सजीवों में शारीरिक
संरचना अनेक अंगों तथा अन्य तंत्रों की बनी होती है। निर्जीवों के आकार का गठन इनके तत्वों या अन्य तत्वों के भागों के जोड़ने से होता है, जैसे विभिन्न धातुओं के बने भागों से जहाज की रचना होती है। अब दोस्तों बात आती है उपापचय। सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय समान होती हैं। निर्जीवों में उपापचय क्रिया नहीं होती। श्वसन। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है। पोषण। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सजीवों के प्रमुख लक्षणों का हमें उल्लेख करना है। सभी जीवधारियों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से पृथक किया जा सकता है। ये लक्षण अग्रलिखित हैं। पहला दोस्तों आपका निश्चित आकार एवं माप, कोशिकीय संरचना दूसरा, तीसरा दोस्तों शारीरिक संगठन, चौथा उपापचय, पांचवा श्वसन, छठा पोषण, सातवां वृद्धि, आठवां उत्सर्जन, नौवां दोस्तों गति है, 10वां संवेदनशीलता तथा अनुकूलन, 11वां प्रजनन, 12वां दोस्तों जीवन चक्र। अगला क्वेश्चन है पौधों एवं जंतुओं में समानता एवं अंतर को स्पष्ट कीजिए। पौधों और जंतुओं की बात हो रही है। देखिए हमारे वातावरणीय परिक्षेत्र में अनेक जीवधारी विद्यमान है। कहीं छोटे छोटे पौधे तो कहीं झाड़ियां पाई जाती हैं, कहीं छोटे तथा बड़े जंतु पाए जाते हैं। जंतुओं एवं पौधों में समानताएं तथा अंतर को निम्न 5 बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। देखते हैं दोस्तों। जंतु एवं पौधे दोनों गतिशील होते हैं, ठीक है। पौधे एवं जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि का गुण होता है। जंतु एवं पौधे दोनों संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं जंतु दोनों ही श्वसन प्रक्रिया करते हैं। देखिए कितने आसान थे। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुकूलन क्या है। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जमीन थल पर पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली, इन्हें हम थलचर कहते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे मछली, इन्हें हम जलचर कहते हैं। कुछ जल एवं थल दोनों पर पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कछुआ और मेढक। पानी में भी रहता है और आपके थल पर भी रहता है, जमीनों पर भी। इन्हें उभयचर कहलाते हैं। कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, नभचर। कौवा, गौरैया, गिद्ध आदि जो हवा में उड़ते हैं। पेड़ पौधे अधिकतर भूमि थल पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधे पानी में भी वास करते हैं, जैसे जल कुंभी, कमल आदि। वह स्थान जिसमें कोई पौधा उगता है अथवा कोई जंतु निवास करता है, उसका आवास या वास स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, इसे हम अनुकूलन कहते हैं। जीवधारियों में निम्नवत कारणों से अनुकूलन होता है। क्या दोस्तों, भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन, शत्रुओं से रक्षा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों हमारा, जलीय पौधे तथा जानवर अपने को किस प्रकार अनुकूलित करते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए भिन्न भिन्न परिवेश में जंतु एवं पेड़ पौधे अपने को निम्न प्रकार अनुकूलित रखते हैं। तालाब के जल में विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे मछलियां, मेढक, कछुआ, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जल में डूबे हुए तथा कुछ तैरते हुए पौधे दिखाई पड़ते हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहलाते हैं। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। इसके दोनों सिरे नुकीले और बीच वाला भाग दोस्तों क्या होता है, चौड़ा होता है। इस तरह की आकृति को हम धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित शरीर तैरने में सहायक होता है। मछली के शरीर पर पंख इनकी सहायता से इनके पंख रहते हैं और इनकी सहायता से यह तैरती हैं। मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करते हैं। मछली में सांस लेने हेतु फेफड़े के स्थान पर गलफड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आता है कि मछली कैसे सांस लेती है। दोस्तों इसको ध्यान में रखना, मछली गलफड़े या गिल से सांस लेती है और जो इंसान होता है वो फेफड़े। इसको ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आता है पेपर में। गलफड़े, पंख तथा धारा रेखित शरीर मछली को जल में रहने के अनुकूल बनाती है। मछली के मुंह से जल प्रवेश करता है और गलफड़े से बाहर निकल जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़े सोख लेती है। इस तरह मछली श्वसन करती है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। मेढक तथा बतख के पैरों की उंगलियों के बीच छिल्ली या पाद जाल होता है। यह जाल इन्हें जल में तैरने में पतवार की तरह सहायता करता है। जलीय जंतुओं की भांति कुछ पौधे भी जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तालाब में कमल तथा कुमुदनी के पौधे के विभिन्न भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि इनकी पत्तियां हरी या चपटी हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। जलीय पौधों के तने के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी। इस कारण ये हल्के और मुलायम होते हैं और पानी की सतह पर तैरते रहते हैं।
इस प्रकार इन पौधों की रचना जल में रहने के अनुकूल होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती है, इन पौधों की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका डीएलएड 2019 में आ चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो उत्तर दोस्तों देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों का कांटे के रूप में रूपांतरित होने का कारण। पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहां का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए इसके लिए पत्तियों कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो यह अंदर से स्पंज जैसा जलयुक्त तथा लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। कांटे जैसी संरचनाएं जल की हानि को कम करती हैं और चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा करती हैं। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियां, चूहे, कीट व छिपकली आदि मरुस्थल में पत्थरों के नीचे या छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं की अधिकांश त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी के हाथ को रोकती है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों हमारा कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपके वायु। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है। यही कारण है कि यहाँ जीवन है। वायु में विभिन्न गैसों की मात्रा निश्चित है। इन गैसों के प्रतिशत में परिवर्तन से जीवों हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रभावित होती हैं। दूसरा दोस्तों आपका जो प्रमुख प्राकृतिक साधन है वो जल है आपका। जल प्रकृति की सबसे अमूल्य संपदा है। पृथ्वी ग्रह की जीवन दैनिक विशेषताओं में पानी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 75% है जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे मिट्टी। मिट्टी अथवा भूमि की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी द्वारा हमारे लिए खाद्यान्न, सब्जियां, औषधि, लकड़ी इत्यादि की पूर्ति में उगने वाले पौधों के उत्पादन से होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे लवण। लवण या खनिज ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी समाप्त होने वाले हैं। इन खनिजों की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। पांचवा पॉइंट दोस्तों हमारी ऊर्जा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जल शक्ति आदि ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, अनवीयकरण और पारंपरिक साधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि दोस्तों, और नवीकरणीय या गैर पारंपरिक साधन जैसे सौरवीकरण, हवा, नाभिकीय विघटन से उत्पन्न ऊर्जा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं लिखना है। यह अनुकूलन किस प्रकार का होता है ये बताइए। देखिए दोस्तों, जीव एकदम ही यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वह अपने शरीर या जैविक गुणों को वातावरण के साथ बदल सके। किसी स्पीसीज की बहुत ही बड़ी जनसंख्या में शायद कोई एक ऐसा जीव होगा जो दूसरे से कुछ भिन्न होगा। यह जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरण की परिस्थितियों को अच्छी तरह से सहन करने में भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, कुछ कीटों के उदाहरण ले लेते हैं। जब कोई कीटनाशक जैसे डीडीटी डाला जाता है तो बहुत सारे कीट मर जाते हैं। कीटों की उस बड़ी जनसंख्या में कुछ ऐसे भी कीट होंगे जिन पर डीडीटी का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये कीट वृद्धि करते हैं और इनसे प्रजनन होता है। यदि इस प्रकार प्रतिरोधक कीट प्रजनन करे तो शीघ्र ही उस क्षेत्र के प्रतिरोधक कीटों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब उन पर वो दवा असर ही नहीं करेगी। इस नई संतति पर डीडीटी जैसे कीटनाशक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम वातावरण से अनुकूलित होना कहते हैं। बहुत से कीट जन्म से ही वातावरण के ताप से अनुकूलित होते हैं, परंतु पशु तथा मनुष्य में इस प्रकार का अनुकूलन नहीं होता। यदि कड़ी ठंड में कपड़े पहनाकर या ढककर इनका बचाव न किया जाए तो यह जीवित नहीं रह पाएंगे। कीट समुद्र में नहीं होते क्योंकि इनका शरीर लवणीय जल सहन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जलीय तथा स्थलीय अनुकूलन को समझाइए। तो पहली बात आती है आपके जलीय अनुकूलन क्या है। अपने हाथ तथा पैर को लगातार 1 घंटे तक पानी में डुबोए रखें। हाथ तथा पैर की त्वचा, चमड़ी में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, क्या इस तरह जलीय जंतु, मेढक, मछली तथा जलीय पौधा जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में होता है। हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा जीवन पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, परंतु जलीय जीवधारियों जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में ऐसा नहीं होता है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। ठीक है ना, विशेषताओं के कारण है। जैसे जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु, मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम गिल्स होते हैं
तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं, क्योंकि क्या पंख किसी स्थलीय जंतु में होता है दोस्तों? फिर बात आती है गर्दन का अभाव होता है तथा आंखों पर निमेशक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं। फिर दोस्तों बात होती है जंतुओं की तरह जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है, क्योंकि इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदुतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होता है। पत्तियां पतली, कटी-फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के हो जाते हैं, जैसे जलकुंभी। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। इन्हीं लक्षणों के कारण जलीय पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जैसे आपका सिंगाड़ा हो गया दोस्तों, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला तथा कुमुदनी आदि। अब दोस्तों बात आती है स्थलीय अनुकूलन क्या होता है। देखिए स्थलीय जंतु जैसे आपके बिल्ली, गाय तथा स्थलीय पादप जैसे नीम, अमरूद, ठीक है ना, पेड़ वेड़ दोस्तों जो बात हो रही में भी वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, गाय में प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं, ठीक है। सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। नीम तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली और फैली होती हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। आपको रेगिस्तान, मरुस्थल के बारे में तो जानकारी होगी। मरुस्थल भी स्थलीय वातावरण का ही एक रूप है। क्या आप मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे अथवा जंतु का नाम बता सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी होती है, तेज धूप होती है तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना आदि। उपयुक्त कठिनाइयों के समाधान हेतु मरुस्थलीय पौधों जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि आपका ऊंट का। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपका कि मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन की विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। इनकी क्या विशेषता है? पहला पॉइंट देखते हैं। तना मांसल, चपटा, हरा एवं स्पंजी हो जाता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है, जैसे आपका नागफनी। दूसरा दोस्तों जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और गहराई में होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफनी, क्विकवार, सतावार, ठीक दोस्तों, सतावर तथा बड़भंडा आदि। चौथा पॉइंट दोस्तों पत्तियों में रंध्रों गड्ढों में धंसे रहते हैं, इससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे आपका कनेर। अगला प्रश्न रहा हमारा पुष्प के जड़ तंत्र का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। तो पुष्प में जड़ें, रूट्स, ठीक है दोस्तों। जड़ों के बिना पौधे का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि जड़ ही पौधे का वह भाग होता है जो बीज को एक पौधा बनाता है। जड़ें पौधे का वह भाग है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी से दूर रहता है, अर्थात भूमि के अंदर दबा रहता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग कहते हैं, जिसे प्राथमिक भाग भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, जो भूमि के अंदर जाल सा बिछा देती हैं, जो पौधे के लिए जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। जड़ें पौधे को स्थिरता व मजबूती प्रदान करती हैं। अब दोस्तों जड़ों के प्रकार देख लेते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मूसला जड़ें क्या होती हैं। देखिए मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो पौधे के लिए जमीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं। इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने के द्वारा होता है। यह तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं। यह भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती है। यह पौधे के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। इन जड़ों को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। पहला होता है आपका रेशेदार जड़ें, फिर वायवीय जड़ें। अब दोस्तों जड़ के कार्य देखते हैं, क्या कार्य होता है जड़ का, ठीक है। फंक्शन ऑफ रूट्स, ये पौधों को जमीन में सीधे रखती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधों के प्ररोह को पहुंचाती हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों यह पौधों के तने में वृद्धि करती हैं। कुछ जड़ों का कार्य पौधे को फुलाकर खाने योग्य बनाना होता है। 5वां पॉइंट दोस्तों जड़ें पौधों को, ठीक है ना, पौधे को
स्थायित्व प्रदान करती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि किसी पौधे के जनजांगों का वर्णन करिए। ठीक है दोस्तों, जनजांगों क्या होता है? पुष्प किसी भी पौधे का जनन अंग होता है, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। देखिए, पुष्प के द्वारा प्रजनन कार्य कैसे होता है? प्रजनन कार्य 2 चरण में संपन्न होता है, परागण तथा निषेचन। पुष्प के परागण, ठीक है ना, परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागकण कहते हैं। परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है दोस्तों, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। फिर दोस्तों देखिए, परागण के भिन्न भिन्न साधन है, जैसे वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र के नम एवं चिपचिपे होने के कारण परागकण उस पर चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होते हैं। अंकुरित परागकण की पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय में मादा युग्मक सुरक्षित रहता है, जिसका परागकण में स्थित नर युग्मक के साथ संयुग्मन निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। इससे एक नई रचना का विकास होता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। अंडाशय में तो फल, जो दोस्तों आपका अंडाशय तो फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इनकी क्या उपयोगिता होती है? पहले दोस्तों पौधों की उपयोगिता देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में अगर आपके आए तो आप बनाकर बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर आप सुने रहेंगे तो आपको हो सकता है पेपर में लिखने में आसानी होगी। तो इसको कैसे आंसर करना है? देखिए, पौधे मनुष्यों के किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। कुछ उपयोगी पौधों को उगाया जाता है, जबकि कुछ स्वयं ही वन्य अवस्था में उत्पन्न होते हैं। पौधे हमें भोज्य पदार्थ, शुद्ध वायु, ईंधन व औषधियां प्रदान करते हैं। सामान्यतः पौधे और वृक्ष निम्नलिखित श्रेणियों में रखे जाते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्या है? भोजन प्रदान करने वाले पौधे। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हैं, हम आपको हेडिंग बता दे रहे हैं तो इसमें आप लोग बना के लिख लीजिएगा। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है, रेशे प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। फिर दोस्तों तीसरा आता है आपका इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे। क्योंकि सब क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इतना ज्यादा आप नहीं लिखेंगे 2 नंबर में, ठीक है ना। आपको सिर्फ 2 नंबर, पेपर सिर्फ आपका 1 घंटे का होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों, कागज प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। पांचवा पॉइंट से रबड़ प्रदान करने वाले पौधे, और छठा है दोस्तों गोंद प्रदान करने वाले पौधे। फिर दोस्तों बात आती है पशुओं की उपयोगिता क्या है। देखिए, पशुओं का उपयोग हम कहाँ करते हैं? कृषि कार्य में पशुओं का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, जीवात्म खाद्यों की प्राप्ति के लिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, दूध एवं अन्य पोषण तत्वों की प्राप्ति के लिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अगला प्रश्न, पत्तियों के प्रकार का नाम बताइए एवं उसके कार्यों को वर्णन करिए। ठीक है, पत्तियों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, पत्तियों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला पॉइंट आता है आपका संयुक्त पत्ती। चलिए इसको जान लेते हैं कि संयुक्त पत्ती होता क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आपके पास। संयुक्त पत्तियों का पड़ फलक कटाव पत्तियों से विभिन्न स्थानों से होते हुए पत्ती के फलक तक पहुंच जाता है। कटाव के कारण फलक का आधार छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। पत्तियों के कटे हुए प्रत्येक फलक के खंड को पर्णक कहते हैं। पत्तियों के कटाव के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। फिर दोस्तों दूसरी बात आती है आपकी, पॉइंट आता मतलब आपका सरल पत्ती। ये पत्तियां पेड़ के तने से एक ही स्थान से निकलती है। इन पत्तियों में एक ही फलक होता है, जिसे अछिन्न कहा जाता है। इन पत्तियों का कभी कभी फलक का किनारा कटा होता है। फलक के कटाव के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला दोस्तों होता है आपका हस्ताकार पत्ती, दूसरा होता है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है आपका हस्ताकार संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं? इन पत्तियों में मध्य सिरा अर्थात रेखित नहीं होता है। इन्हें पाड़क वर्णवृंत के फलक के आधार से लगे होते हैं। ये पाड़क निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों आपका होता है एक पर्णी, दूसरा द्विपर्णी, तीसरा त्रिपर्णी और चौथा बहुपर्णी। अब पत्तियों के कार्य देखते हैं दोस्तों, इनका कार्य क्या होता है आखिर। देखिए, पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, कुछ पौधे में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जिनसे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। ठीक दोस्तों, जो पौधे होते हैं उनकी भाई जंतुओं से रक्षा होती है, जैसे नागफनी और आरजी मोम का पौधा होता है आपका। कुछ दुर्बल
पौधों में पत्तियां प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे पौधों को ऊपर उठने में सहायता मिलती है, जैसे दोस्तों जंगली मटर, बिगोनिया आदि। पांचवा पॉइंट दोस्तों, कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। छठा पॉइंट है दोस्तों, कुछ पौधों की पत्तियों पर अवस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे कायिक जनन होता है, जैसे अजूबा। सातवां पॉइंट दोस्तों, घटपर्डी, ड्रासेरा आदि पौधों में पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं जिससे ये पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को आपको बताना है, कैसे क्या होता है। ठीक है ना, इसको दोस्तों आप थोड़ा याद रखेंगे या आपको, ठीक है ना। समीकरण जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। चलिए पढ़ते हैं पूरा क्या प्रोसेस इसको। पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण। भूमंडल के समस्त जीवधारी के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत हरे पादप है। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में सूर्य की प्रकाश की, ठीक है ना, प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है, इसलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। यही ग्लूकोज मंड कार्बोहाइड्रेट का अन्य रूप में परिवर्तित होकर पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, जड़, पत्ती आदि में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। तो दोस्तों देखिए, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न आज का क्या है। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि प्रकंद तथा अंतः भूस्तारी के चित्रों की सहायता से आपको प्रदर्शित करना है। तो पहले बात करेंगे प्रकंद। यह भूमि में शयान स्थिति में रहते हैं। इनका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर समानांतर वृद्धि करता है। अनियमित आकार, मसाल व चपटे होते हैं। इस पर पर्व व पर्व संधियां होती हैं। पर्व पर सल्गपड़ होते हैं। इसके निचले भाग में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों अदरक, हल्दी, अरबी। ठीक है दोस्तों, आपको देख लीजिए प्रकंद कैसा होता है, इसको देख लीजिए। ठीक है, और ये आपका दूसरा सल्क पत्र। तो आप इसको बढ़िया फिगर रट लीजिएगा, थोड़ा बहुत बना सकते हैं पेपर में। फिर दोस्तों ये अंतःभूस्तारी और नया प्ररोह है, ठीक है ना, ये सब चीजें। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका यही अंतःभूस्तारी क्या होता है दोस्तों, कि कुछ पौधों में वायु तने के आधार का भाग भूमिगत होता है। इस भाग की कक्षस्थ कलिकाओं से जो शाखाएं बनती है वे भूमि के कुछ दूर तक तिरछी या क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती जाती हैं और अंततः भूमि के ऊपर निकलकर एक वायु प्ररोह बन जाती है। इन शाखाओं को अंतः भूस्तारी कहते हैं। इनका पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें और अन्य अंतः भूस्तारी परिवर्तित हो जाते हैं। अंतः भूस्तारी के पितृ पादप से अलग हो जाने पर एक स्वतंत्र पादप बन जाता है। अंतः भूस्तारी ऊपरी भूस्तारी से छोटा होता है। गुलदाउदी, पुदीना आदि पौधे अंतः भूस्तारी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पौधे हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मनुष्य और पेड़ पौधों का गहरा संबंध है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पेड़ पौधों से पूर्ति करता है। वे आवश्यकताएं अग्रलिखित है। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। पहला आपका भोजन आता है, फिर आपका छाया आता है। पौधे से भोजन मिलता है, छाया मिलता है, आपको फल मिलता है, यहाँ से अनाज मिलता है पौधों से। और दोस्तों कलर्स, जी हाँ दोस्तों देखिए, मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से विभिन्न तरह के रंगों का निर्माण करता है। जैसे मेहंदी हो गया दोस्तों, टिश्यू हो गया के फूल, नील हो गया, हल्दी हो गया, कत्था हो गया आदि। अब दोस्तों पौधों का उपयोग हम औषधियों में भी करते हैं, सब्जियों में भी करते हैं। ठीक है, सबको आपको याद रखना है बस। अगला प्रश्न दोस्तों आता है हमारा, अलैंगिक जनन की 5 विधियों या प्रकारों के नाम लिखना है। तो ये भाई अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी, इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपकी विखंडन, ठीक है ना, फिशन। जब जीव पूर्ण विकसित होता है तब यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसे हम विखंडन कहते हैं। पहले केंद्रक विभाजित होता है और फिर कोशिका द्रव्य। विखंडन से जब 2 जीव बनते हैं तो उस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि को दिखाया गया है। इससे 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि नई पीढ़ी को संतति क्यों कहते हैं? देखिए, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका के चारों ओर एक संरक्षक, ठीक है, परत या भित्ति बन जाती है। ऐसी अवस्था को फूटी या शिष्ट कहते हैं। फूटी के अंदर कोशिका कई बार विभाजित हो जाती है जिससे बहुत सी संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। ऐसी प्रक्रिया को बहुखंडन कहते हैं। फूटी के फटने के बाद बहुत ही कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर आता है आपका मुकुलन का।
अब मुकुलन क्या होता है, देखिए इसको देखते हैं। शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक का दो भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृत्व जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों विष्ट तथा हाइड्रा। तीसरा दोस्तों नंबर आता है आपका खंडन। स्पाइरोगैरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतः दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाते हैं। खंडन विधि द्वारा किसी चपटे कृमि से दो चपटे कृमि बनता हुआ दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बीजाणुओं द्वारा क्या होता है इसको देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अलैंगिक जनन की दोस्तों ये सब विधियां, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ जीवाणु तथा निम्न वर्गीय जीव जीवाणु, ठीक है दोस्तों, निम्न वर्गीय जीव बीजाणु विधि द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु कोशिका की विरामी अवस्था है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियां में कोशिका की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है और अनुकूल परिस्थिति में मोटी भित्ति टूट जाती है और जीवाणु सामान्य विधि से जनन करता है और वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। इस विधि द्वारा जनन करने के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे म्यूकर, फर्द अथवा मांस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कायिक प्रवर्धन। ये क्या होता है, देखिए माली गुलाब की एक टहनी लेकर उसे जमीन में गाड़ देता है। अनुकूल परिस्थिति में इस टहनी से गुलाब का नया पौधा बन जाता है। पौधे की किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ता, तना अथवा जड़ का उपयोग नया पौधा तैयार करने में हम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम दोस्तों कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस विधि का उपयोग प्रायः उच्च वर्गीय पौधों, विशेषता उद्यान में लगाने वाले तथा फल देने वाले पौधों में किया जाता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन एक सामान्य विधि है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका रहा मुकुलन से क्या आता है, उदाहरण से आपको स्पष्ट करना। मुकुलन तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, ये सब आप देख रहे हैं। यहाँ से ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ठीक है ना दोस्तों, ये आप देखेंगे पहला फिगर। दूसरे में दोस्तों थोड़ा चेंजेस हुआ और तीसरे में देख रहे हैं हम ज्यादा चेंजेस हो रहा। ये क्या है दोस्तों आपका हाइड्रा में मुकुलन। पढ़ते हैं दोस्तों, शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। उदाहरण के दोस्तों आपका ईस्ट और हाइड्रा। फिर दोस्तों बात करेंगे पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए फूल पौधे का जनन अंग है। जैसे आप जानते हैं कि इसमें पुंकेसर नर, स्त्री केसर मादा जनन अंग है। पुंकेसर के अग्रभाग पर परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। परागकण छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ये नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर का आधार चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है। निचले चौड़े आधार को अंडाशय कहते हैं। इसमें अंडाणु होते हैं। अंडाणु में बीजांड होते हैं। स्त्री केसर के ऊपरी भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका का अग्रभाग चिपचिपा होता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। परागकण हवा, पानी या कीटों द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को हम परागकण कहते हैं। परागकण के बाद परागकण को एक पराग नली निकलती है। दोस्तों पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं। इसमें से एक नर युग्मक पराग नली में से होता हुआ बीजांड तक पहुंच जाता है या बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जिससे एक युग्मनज बनता है। ऐसे संलयन को निषेचन कहते हैं। युग्मनज माइटोटिका, ठीक है दोस्तों, माइटोटिक विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है, जिससे अंततः एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है, इसको आपको समझाना है। जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में लैंगिक जनन विधियां, ठीक है दोस्तों, विभिन्न विधियों द्वारा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के समय मोनोसिस्टिस्म जैसे एक कोशिकीय जीव आकार तथा साइज में समान होते हैं। मलेशिया परजीवी में दोनों जीव असमान होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में नर शुक्राणु तथा मादा अंडा उत्पन्न करती है। उभयलिंगी जीवों में एक ही जीव एक समय में शुक्राणु उत्पन्न करता है तथा दूसरे में अंडा। मेढक में नर तथा मादा दोनों जीव संभोग करते हैं और अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडा को पानी में निषेचित करता है। ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। मवेशी, कुत्ता, कीट, मकड़ी, मनुष्य तथा ऐसे ही अन्य जंतुओं पर में नर अपने शुक्राणु को मादा के शरीर में अंदर छोड़ते हैं। शुक्राणु अंडा को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मज बनता है।
निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज विकसित होना आरंभ कर देता है। युग्मकों में माता पिता की तुलना में आधी संख्या में गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। निषेचन में जब दो युग्मक अपने जिनमें आधी संख्या में क्रोमोनोस होते हैं मिलते हैं दोस्तों, तब जीव में क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों का चित्र बनाकर आप कार्य में संक्षेप में बताना है या पुष्प को परिभाषित करना है। तो दोस्तों देखिए, पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरित होता है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है। जो देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे ऐसे, आप लोग कुछ चीजें आपको याद रखना है। बाह्य दल पुंज होता है, दल पुंज है, ये भुजा है, नखर है। ऊपर दोस्तों आपका पुंकेसर होता है, जायांग होता है, ठीक है ना। पुतंत होता है, पुष्परंत, पुष्पाक्ष, बाह्य दल, ठीक है। पुमंग होता है ये। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में क्या क्या होता है, बीजांडन वेश में आभासी पट बीजांड होता है। और दोस्तों जायांग में क्या क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुष्पासन, अंडाशय, पुष्पवृंत, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है, जो कि हरी पत्तियों निपत्रों से ढकी रहती है। इन पत्तियों को बाह्यपुट चक्र कहते हैं। प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। यह 4 अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे के 2 चक्र सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र बाह्यपुट कहलाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि पुष्प के भाग निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों आपका बाह्य दल पुंज है। देखिए, बाह्य दल पुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। रंगहीन बाह्य दल पुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी यह फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं। यह रोमदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें रोम गुच्छ कहते हैं। और दोस्तों बात आती है दल पुंज की। यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हरा दल पुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। यह पुंकेसर तथा अंडक की रक्षा करते हैं। फिर दोस्तों बात आती है पुमंग। इसका कार्य परागण, ठीक है ना, परागकण उत्पन्न करना होता है। जायांग दोस्तों स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। वर्तिका का कार्य परागनली को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 2019 में आ चुका था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पुष्प के भाग में देखते हैं, पहले बाह्य दल पुंज होता है, दल पुंज होता है, पुमंग होता है और जायांग होता है, ठीक है ना। निषेचन क्या है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले बदलाव का वर्णन करना है। देखिए, बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है तथा उसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीवद्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है। दूसरा नर युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों या द्विगुणितीय केंद्रक के साथ संलयन करके एक त्रिमुड़ित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हम कहते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले प्रमुख बदलाव दोस्तों क्या क्या है उसको देखते हैं। पुष्प में निषेचन के बाद अनेक बदलाव होते हैं। इसके फलस्वरूप पुष्प के अंडाशय से फल का तथा बीजांडों से बीजों का निर्माण होता है। पुष्प में प्रमुख बदलाव दृष्टिगत होते हैं। पहला दोस्तों होता है आपका बाह्य दल, प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। टमाटर, बैगन, रसभरी आदि में फलों में लगे रहते हैं। दल दोस्तों क्या होता है, प्राय मुरझाकर झड़ जाते हैं। पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र सूख कर गिर जाती है। वर्तिका मुरझा जाते हैं। अंडाशय फल में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। इस प्रकार अंत में फल तथा इसके अंदर एक या अनेक भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। मूलांकर तथा प्रांकुर से क्या बनता है ये आपको बताना है। बीजों की संरचना, सेम का बीज कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसके सभी भागों का अध्ययन भली भांति किया जा सकता है। सेम के बीज को ध्यान में से देखें तो यह आकार में प्राय मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर एक आवरण है जिसे बीजचोल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं हम लोग, बीजचोल।
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, यह बीज को सूखने या अन्य हानिकारक परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। विभिन्न जातियों के सेम के बीजों का आवरण का रंग सफेद या हल्का अथवा गहरा भूरा होता है। यह प्रायः चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह होता है जिसे नाभिका कहते हैं। ये सेम के बीज का वह भाग है जहां यह फल भित्ति के साथ जुड़ा होता है। नाभिक के एक ओर एक छोटा छिद्र है जिसे बीजांड द्वार हम कहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपका रहा बीजांड द्वार, ठीक है ना। नीचे रहा आपका जाइलम, ऊपर आपका मूलांकुर, बीज पत्र दोस्तों यहाँ पर है, मूलांकुर, प्रांकुर और ये सब, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सेम का बीज तथा उसके भाग आपने देख लिया। तो सेम के कुछ सूखे बीजों को तुम रात भर के लिए पानी में भिगो दो, अगले दिन बीज पानी सोखकर फूल जाएंगे। इन बीजों को कपड़े या सोखता कागज से सुखा लो। अब एक बीज को दबाओ, तुम्हें बीजांड द्वार से पानी दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। सुई या चिमटी की सहायता से बीजों के बीज चोल को अलग करो। तुम्हें बीज चोल को अलग करने पर एक संरचना दिखाई देगी जिसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण से ही नया पौधा बनता है। भ्रूण का अध्ययन करने पर सबसे पहले गुर्दे के आकार के दो बीज पत्र दिखाई देंगे जो कि एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सेम के दो बीज पत्रों में से एक बीज पत्र हटाओ। जहां बीज पत्र जुड़े होते हैं वह भ्रूण के अन्य भाग दिखाई देंगे। इन्हें दोस्तों मूलांकर, ठीक है, और प्रांकुर कहते हैं। मूलांकर से जड़ मूल बनती है तथा प्रांकुर से दोस्तों आपका तना प्ररोह बनता है। भ्रूण अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता, यह बीज पत्रों में संचित भोजन पर निर्भर रहता है। सेम, मटर, चना और इमली के बीजों के भ्रूण में से बीज पत्र होते हैं। ऐसे पौधे को द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, बीज के अंकुरण से आपका क्या तात्पर्य है। बीज के अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है ये बताना है। दोस्तों देखिए बीज में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, किंतु जब बीज को नमी, वायु तथा उचित ताप मिलता है तो बीज के अंदर असक्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना आरंभ कर देता है और एक नया व छोटा सा पौधा निकल आता है। इसी क्रिया को दोस्तों हम अंकुरण कहते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां दोस्तों देखते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं, इसकी 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं दोस्तों। पहला दोस्तों आपका पानी, वायु और उचित ताप। यदि उनमें से एक भी परिस्थिति अनुपस्थित हो तो दोस्तों आपका बीज अंकुरित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, पानी होना ही चाहिए, वायु होना ही चाहिए और उचित ताप, ठीक है दोस्तों। बीज को जमने के लिए पानी भी आवश्यक होता है। शीशे के 2 गिलास लो, दोनों गिलासों में थोड़ी सूखी रुई या सूखा लकड़ी का बुरादा डाल दो। दोनों गिलासों में 10-10 सेम या चने के बीज डाल दो। इनमें एक गिलास में इतना पानी डालो कि रुई या बुरादा अच्छी तरह से भीग जाए। दोनों गिलासों को शीशों की प्लेट से ढककर कमरे में रख दो। गिलासों को 4-5 दिन बाद देखो, जिस गिलास में पानी नहीं था उसमें बीज अंकुरित नहीं हुए परंतु दूसरे गिलास में बीज अंकुरित हो गए हैं। इससे दोस्तों यह सिद्ध होता है कि बीज के अंकुरण के लिए पानी आपका आवश्यक होता है। दूसरा दोस्तों बात आती है बीज को जमने के लिए वायु भी आवश्यक है। इसको प्रूव करते हैं। शीशे के 2 गिलास लो, पहले गिलास में आधे भाग तक पानी भर दो। दूसरे गिलास में पानी में भीगी हुई रुई या भीगा लकड़ी का बुरादा डाल दो। दोनों गिलास में पानी से भीगी हुई रुई या भीगी लकड़ी का बुरादा डाल दो। दोनों गिलासों में 10-10 सेम या चने के बीज डाल दो। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, गिलासों को शीशे की प्लेट से ढककर कमरे में रख दो। 4-5 दिन बाद देखोगे तो बीजों का निरीक्षण करो। पहले गिलास में बीज फूल गए परंतु अंकुरित नहीं हुए। उन्हें पानी तो पर्याप्त मात्रा में मिला परंतु वायु की कमी रही। दूसरे गिलास में रखे हुए बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी और वायु उचित मात्रा में उपलब्ध थे, जिसके कारण बीज अंकुरित हो गए। इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों बीज अंकुरण के लिए वायु भी आवश्यक है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा आता है बीज को जमने के लिए उचित ताप भी आवश्यक है। बीजों का अंकुरण के लिए उपयुक्त ताप आवश्यक है। विभिन्न बीज विभिन्न ताप पर अंकुरित होते हैं। गेहूं का बीज दोस्तों आपको 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तथा मक्का का बीज 32 से 35 डिग्री सेल्सियस पर अंकुरित होता है। गेहूं के बीजों को अगर मई जून के महीनों तथा मक्का के बीजों का दिसंबर जनवरी के महीनों में बोया जाए तो वह नहीं जमेंगे, ठीक है। पानी तथा हवा के उपलब्ध न होने पर जम नहीं पाते, इसलिए एक मौसम में बोए जाने वाले बीजों को दूसरे मौसम में हम नहीं बोते, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उसको देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि बीजों के प्रकीर्णन को समझाइए, इसकी प्रमुख विधियों का हमें वर्णन करना है। या क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, या दोस्तों बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं, इसको लिखना है। तो दोस्तों बीजों का प्रकीर्णन, ठीक है, यह सर्वविदित
तथ्य सभी को ज्ञात है कि पर्यावरण की संरचना में पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है। पेड़ पौधे बीजों द्वारा ही बनते हैं, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन अति आवश्यक है। बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्रकृति द्वारा कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। देखिए दोस्तों, बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां कौन सी है? पहला आपका होता है जल के माध्यम से। इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। इस प्रकार के प्रकीर्णन, ठीक है दोस्तों, जो प्रकीर्णन होते हैं में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इनके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन कर देते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों आपका नारियल, कमल आदि। दूसरा दोस्तों होता है फलों के माध्यम से। प्रकृति में कुछ फल इस प्रकार के होते हैं कि फल पकने के बाद स्वयं ही फट जाते हैं और फटने के उपरांत इधर उधर बिखर जाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों आपका मटर की फली, सेम की फली आदि। तीसरा पॉइंट है दोस्तों वायु के माध्यम से। इसमें बीजों के प्रकीर्णन का माध्यम हवा होता है। इस माध्यम के प्रकीर्णन में वही बीज आते हैं जिनका भार नगण्य अवस्था में, आकार में अति सूक्ष्म और संख्या में अधिक से अधिक होते हैं, जिनको दूर दूर तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। अगला दोस्तों आता है जैसे आपका शीशम हो गया, आर्किड, सूरजमुखी आदि। चौथा पॉइंट दोस्तों जंतुओं के माध्यम से। देखिए इस प्रक्रिया में जीव जंतु बीजों का प्रकीर्णन अपने मल के माध्यम से करते हैं। जीव जंतु जिन फलों को खाते हैं उन फलों में बीजों का समावेश होता है और वह बीज मूल के साथ बाहर आ जाते हैं और बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों आपका क्या हो गया? गोखरू, लटजीरा आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका रहा कि जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए जल के माध्यम से इस प्रक्रिया में बीजों का प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार की प्रकीर्णनों में बीजों की संख्या अत्यधिक होती है। इनके बीज अत्यधिक चिकने व जलरोधी होते हैं। ये बीज जल की लहरों के साथ बह जाते हैं और किनारों पर बीजों का प्रकीर्णन कर देते हैं, जैसे नारियल और कमल हमने देखा था अभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा आपका? परागण प्रक्रिया को आपको समझाना। देखिए परागकोशों में परागकण बनने के बाद आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक अंड तक पहुंचे। पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जब एक पुष्प में परागकोशों से परागण, ठीक है, निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं तो वह क्रिया स्वपरागण। तथा जब किसी दूसरे पुष्प से उसी जाति के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसे हम दोस्तों बोलते हैं पर परागण। ठीक है ना? इसी प्रकार सभी एक लिंगी पुष्पों में पर परागण ही होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में दोनों में से किसी भी प्रकार का परागकण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पर परागण में परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। इसके लिए किसी न किसी साधन या कारक की आवश्यकता पड़ती है। पर परागण के इन कारकों को कमर्क भी कहते हैं और ये सामान्य वायु, जल अथवा जंतुप्राय कीट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहा आपका कि परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। देखिए परागण पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम बोलते हैं परागण। यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। देखिए दोस्तों स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित हो जाते हैं दोस्तों तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। और परपरागण में दोस्तों क्या होता है? जब किसी पुष्प से परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसे बोलते हैं परपरागण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि पर परागण के दो लाभ आपको बताने। तो देखते हैं पहला लाभ क्या है? पर परागण से प्राप्त नई जाति अधिक उन्नत किस्म की होती है। दूसरा दोस्तों आपका रोग मुक्त होती है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों भौतिक मापन की आवश्यकता को स्पष्ट करना। देखिए डीएलएड 2019 में प्रश्न आ चुका है। मापन हमारी हर दिन की जरूरत है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाइयां अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है और यह दोनों भौतिक राशियां हैं, इसलिए इनका मापन भौतिक मापन है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि अलमारी बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई जानने की आवश्यकता क्यों होती है? लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने से क्षेत्रफल ज्ञात होता है जिससे वह यह जान सके उसे अपने खेत में कितना बीज बोना है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। सब्जी, फल, अनाज विक्रेता और अपने ग्राहकों को सही तौल दे सके जिससे कि वह ग्राहकों को किसी प्रकार की शिकायत ना हो, इसके लिए वह क्या करता है? इसके लिए वह तराजू और बाट का प्रयोग करता है।
विद्यालय सही समय पर पहुंच सकें, इसके लिए समय मापन घड़ी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर का ताप जानने के लिए आपके अभिभावक या डॉक्टर तापमापी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, मापन के अंतर्गत जिन राशियों का मापन किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है, इसलिए मापन की आवश्यकता का संबंध कहीं ना कहीं भौतिक मापन से भी जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयतन का क्या तात्पर्य है और इसके मापन को समझाना है। आयतन और उसकी माप, आसपास की वस्तुओं को यह जानने ठीक है जानने के लिए ध्यान से देखें कि कौन सी वस्तु कम जगह और कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरती है। आप पाएंगे कि छोटी वस्तुएं कम स्थान घेरती हैं तथा बड़ी वस्तुएं अधिक स्थान घेरती हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। घनाकार वस्तुओं का आयतन बराबर दोस्तों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जी हाँ दोस्तों, तीनों चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इनका मात्रक दोस्तों घन मीटर या मीटर क्यूब होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और उस ऊंचाई एक दूसरे के बराबर होती है। घन का आयतन दोस्तों भुजा की लंबाई का क्यूब। द्रव दोस्तों दूध, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि की माप, इन्हें आयतन में माप कर बेचा जाता है। इनका आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। अधिकांश द्रव के आयतन माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग करते हैं। जब कोई बर्तन द्रव से पूरा पूरा भर दिया जाता है तो उसे द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान गिर जाता है। बर्तन का यही स्थान उसका भीतरी आयतन होता है, जिसे उस बर्तन की हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। बर्तन की धारिता की माप लीटर में की जाती है। देखिए दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, काफी बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 1 घन मीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। 1 क्यूसेक बराबर होता है दोस्तों आपका 1000 घन मीटर। 1 क्यूसेक बराबर दोस्तों, या तो इसको हम ये कह सकते हैं 1000 गुणे 1000 लीटर। ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। और दोस्तों 1 क्यूसेक बराबर, या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 10 लाख लीटर। इसका गुणा कर देंगे 3 3 6, 10 की घात 6 हो जाएगा ना, मतलब 1 मिलियन लीटर। अब दोस्तों देखिए, क्यूसेक आयतन की बड़ी इकाई है। अब दोस्तों बात करेंगे निम्नलिखित गतियों को रेखीय, घूर्णन, वृत्तीय और दोलन गति में वर्गीकृत करो। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के चारों जो चंद्रमा गति करता है उसे दोस्तों हम बोलते हैं वृत्तीय गति। समतल पर साइकिल सवार की गति दोस्तों ये होती है आपकी रेखीय गति, जब साइकिल चला रहे हैं। घड़ी के लोलक की गति दोस्तों होती है आपकी दोलन गति होती है। अपने दूरी पर घूमती हुई पृथ्वी की गति दोस्तों इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। जी हाँ दोस्तों, जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है तो ये आपका एक घूर्णन गति है। और दोस्तों जैसे पृथ्वी के चारों जो चंद्रमा की गति होती है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। इसको भी ध्यान में रखना है पहले से लेकर चौथे तक। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में कैसा बनेगा कि द्रव्यमान के मापन को सविस्तार आपको समझाना है। ठीक है ना। देखिए, हम जब भी अनाज, फल तथा सब्जी खरीदते हैं तो दुकानदार सामान को किस माप से देता है। प्रायः पाते हैं कि वह किलोग्राम या ग्राम से तौलकर सामान आपको देता है। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। एक समानता के लिए समस्त संसार में अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली SI यूनिट का उपयोग किया जा रहा है। द्रव्यमान का मानक मात्रक दोस्तों जो होता है वो किलोग्राम है। इसे संक्षेप में हम किग्रा से व्यक्त करते हैं। दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार इसके छोटे तथा बड़े मात्रकों का उपयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों होता है आपका 1000 ग्राम। 100 किलो में दोस्तों होता है आपका 1 कुंटल और 10 कुंटल में दोस्तों होता है आपका 1 टन। इसी प्रकार ग्राम से भी छोटी इकाई को दोस्तों हम बोलते हैं मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। देखिए, ग्राम तो छोटे में तब आप जाते होंगे जब आपको सोना लेना होगा, डायमंड हो गया, चांदी हो गया, लेकिन चांदी तो मिलीग्राम में कोई नहीं लेता होगा। फिर बात करेंगे सामान्यतः वस्तुओं को तौलने के लिए बाजार में तराजू तथा पैन बैलेंस का उपयोग करते हैं। प्रयोगशालाओं में द्रव्यमान के सही मापन के लिए भौतिक तुला का उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बन सकता है, वर्षा मापी यंत्र या रेन गेज को समझाइए एवं इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। देखिए दोस्तों, जो रेन गेज मीटर की सहायता से वर्षा की स्थिति को मिलीमीटर में नापा जा सकता है। वर्षा को मापने के लिए एक चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं जिसकी आकृति पेंदी से लेकर सिरे तक एक समान हो और इस बर्तन को एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर वर्षा का पानी बर्तन में गिरने में कोई रुकावट ना हो। तो इस प्रकार उस बर्तन में एकत्र हुए पानी को समय के आधार पर माप लिया जाता है। यह प्रक्रिया वर्षा मापी कहलाती है। वर्षा मापक यंत्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक वस्तु दोस्तों क्या क्या है, स्केल होना चाहिए, चाकू होना चाहिए, रबड़ के छल्ले होने चाहिए और प्लास्टिक की बोतल। तो दोस्तों निर्माण की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले चाकू की सहायता से बेलन को 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपर का कीप नुमा भाग तथा दूसरा नीचे का भाग दोस्तों रबड़ के
छल्ले का सहारा लेकर स्केल को बोतल के नीचे वाले भाग में लंबवत स्थिति में लगाया जाता है, फिर पहले वाले की भाग को इसके ऊपर लगाते हैं। इस प्रक्रिया को दोस्तों पूर्ण करते ही आपका वर्षामापी मीटर या यंत्र रेंज गेज दोस्तों क्या होता है, ये तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों बात करेंगे मापन की विधियां बताना है। तो मापन की निम्नवत विधियां हैं। पहला दोस्तों होता है आपका एमकेएस विधि। इस विधि में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एमकेएस। फिर दोस्तों बात आती है आपकी सीजीएस विधि। इस विधि में दोस्तों लंबाई, समय और द्रव्यमान के मात्रकों की सहायता से मापा जाता है। देखिए, सीजीएस पद्धति कहा जाता है उदाहरण के लिए लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चलती है आपकी एसआई प्रणाली। यह पद्धति मापन की अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो संपूर्ण संसार में प्रयोग की जाती है। इस विधि में लंबाई व भार के अतिरिक्त 4 मूल्य इकाइयां होती हैं, जिनमें से 2 को पूरक इकाई कहते हैं तथा उपयुक्त 6 इकाई मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही मूल राशियों के मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई का मूल मात्रक दोस्तों मीटर होता है, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है आपका एम्पियर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका रहा एफपीएस विधि क्या होती है। इस विधि में लंबाई का मात्रक 200 फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। यह विधि ब्रिटिश विधि भी कही जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी एक मापक यंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो दोस्तों चलिए, मापक यंत्र में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का करते हैं। देखिए, आपने इसको जरूर पढ़ रखा होगा, वर्नियर कैलिपर्स। तो आप ऐसे ऐसे कुछ बना सकते हैं, इसको देख लीजिएगा सही से जूम करके वीडियो को। जूम ना हो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पेज लगा है, यहाँ वर्नियर पैमाना है, मुख्य पैमाना है इंचों में। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है दोस्तों। वर्नियर कैलिपर्स को संलग्न चित्र में दिखाया गया है। यह यंत्र वर्नियर पैमाने के सिद्धांत पर बना है। इस यंत्र में मुख्य पैमाना एक लोहे की पट्टी पर बना होता है, जिसमें एक किनारे पर सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के चिन्ह बने होते हैं और दूसरे किनारे पर इंच एवं उसके 10वें भाग बने होते हैं, और वर्नियर स्केल पर उस खिसकने वाली दूसरी लोहे की पट्टी पर बना होता है। ज्यादातर वर्नियर स्केल के 10 भाग लंबाई में मुख्य स्केल के 9 भागों के बराबर होते हैं। मुख्य स्केल और वर्नियर के बाईं तरफ के सिरों पर 2 भुजाएं लंबाई के साथ समकोण बनाती हुई लगी होती हैं। बाकी दोस्तों ये सब आप लोग देखिए सब लिखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, जो भी इसके बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या रहा हमारा कि वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित करना है। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी एक्स किसी बर्तन की गहराई नापने के लिए होती है। जिस समय ए तथा बी और सी और डी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उस समय मुख्य स्केल और वर्नियर दोनों के शून्य चिन्ह एक ही सीध में होते हैं। परंतु कभी कभी मुख्य स्केल और वर्नियर दोनों स्केल के दोनों के शून्य दोस्तों बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं। ठीक है ना, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। दोनों शून्य के इस अंतर को हम क्या बोलते हैं, शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि समय का मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। तो दोस्तों देखिए, यदि हमारे पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया। क्या कभी हमें यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। तो दोस्तों देखिए, समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। ठीक है, बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में बात करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। ठीक है, काल अंतराल। प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे घर से स्कूल पहुंचने के लिए, ट्रेन अथवा बस से यात्रा करने के लिए, रेडियो अथवा टेलीविजन के माध्यम से समाचार सुनने अथवा किसी निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए समय का ज्ञान आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई एपिसोड आपका 7 बजे शाम को आता है तो वो 7 बजे ही आप देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बात होती है समय की अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह एवं वर्ष में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी तरह से आप कर सकते हैं। कभी सेकंड होता है, फिर मिनट आता है, घंटा, दिन, महीने एवं वर्ष। मशीनों घड़ियों के आविष्कार के पूर्व समय किन घड़ियों से मापा जाता था, ये क्वेश्चन मार्क है। कैसे बताइए आप लोग। सूर्य घड़ी, बालू घड़ी आदि समय के मापन हेतु अनेक प्रकार की घड़ियों का प्रयोग किया जाता था। समय माप के लिए दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, मेज पर रखने के लिए घड़ी। ठीक है दोस्तों, टेबल वॉच का उपयोग साधारण रूप से किया जाता है। अब इन घड़ियों में सेकंड, मिनट तथा घंटे की सुइयां लगी होती हैं, जिनकी सहायता से घंटा, मिनट, सेकंड का ज्ञान होता है। समय का मात्रक भी दोस्तों आपका सेकंड होता है। किसी धावक द्वारा 200 मीटर की दूरी तय करने में लगे हुए समय की सही माप इन घड़ियों के द्वारा दोस्तों हम कर सकते हैं। खेल कूद में तथा अनेक प्रयोगों के समय
ठीक है। प्रयोग के समय सही माप के लिए विशेष प्रकार की घड़ियां, स्टॉप वॉच दोस्तों होता है ना, जैसे आप लोग कभी रनिंग करते हैं तो स्टॉप वॉच का यूज करते होंगे, विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है। इन घड़ियों की विशेषता यह है कि इन्हें इच्छा अनुसार चलाया तथा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों बन सकता है आपके पेपर में कि आयतन का क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक का नाम बताना है आपको। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। कोई जैसे वस्तु होती है दोस्तों, उसके द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन। और आयतन का दोस्तों जो मात्रक होता है वो घन मीटर या मीटर क्यूब होता है। समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, ये बताइए। देखिए, समय का सही माप करने के लिए विराम घड़ी का उपयोग प्रयोगशाला एवं खेल कूद में किया जाता है। एक बर्तन की दोस्तों धारिता अगर 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर, इसको आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बराबर आपका 1/1000 घन मीटर। आपको दोस्तों किस में बताना था, ध्यान दीजिए, घन सेंटीमीटर में बताना और घन मीटर में भी। तो दोस्तों बर्तन की जो घन सेंटीमीटर में धारिता होगी, पहले इसको देखते हैं। घन सेंटीमीटर में धारिता मतलब 12 गुणे सिंपल से 1000 कर देंगे तो 12000 आ जाएगा, ये घन सेंटीमीटर में। और दोस्तों जब इसकी धारिता हम घन मीटर में निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 गुणे 1/1000। ठीक है दोस्तों, तो 0.012 घन मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत थोड़ा लिखा दोस्तों, क्योंकि एक बार हम लोग देखिए मीटर में निकाल लेना, तो यह थोड़ा आपको देखना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो लिख के आएगा 0.012, ये आपका घन मीटर में आएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आपकी जो बर्तन की घन मीटर में धारिता है। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या था हमारा। एक वस्तु की मात्रा 2500 किलोग्राम है, इस वस्तु की मात्रा कुंटल तथा मीटर टन में आपको ज्ञात करना है। वस्तु की मात्रा दोस्तों कुंटल में कैसे निकालेंगे, 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल। जी हाँ दोस्तों, आपका 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होता है, 100 किलो। तो 1 किलोग्राम में दोस्तों कितना कुंटल हो जाएगा, 1/100 कुंटल। तो दोस्तों बोला गया 2500 किलोग्राम में कितना कुंटल हो जाएगा, तो 1/100 गुणे 2500, तो दोस्तों आपका आ जाएगा 25 कुंटल। नहीं तो दोस्तों आप इसको देखकर भी बोल सकते थे यार ये 25 ही कुंटल होगा, सिंपल था। मतलब आपको 100 से भाग करना होता है, किलोग्राम में दे रखा है, कुंटल में बदलना है, तो 100 से आप भाग कर दीजिए। फिर दोस्तों बात आती है वस्तु की मात्रा मीटर टन में। ठीक है दोस्तों, तो 1000 किलोग्राम बराबर होता है 1 मीटर टन। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 टन में कितना होता है, 1000 किलो। तो आपका 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों 1/1000 मीटर टन। और दोस्तों था आपका 250 किलो, तो मतलब 1/1000 गुणे 250 मतलब 2.5 मीटर टन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किलोग्राम को मिलीग्राम, हेक्टोग्राम तथा कुंटल में बदलना है। 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों आपका होता है इतना मिलीग्राम, 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों होता है आपका 10 हेक्टोग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों होता है 1/100 कुंटल। तो आपको मिलीग्राम में दोस्तों कितना होता है, इसको आइए देख लेते हैं। 2 0 ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों होता है 10 लाख मिलीग्राम। इसको ध्यान में रखना है ना, 1 किलोग्राम बराबर दोस्तों 10 लाख मिलीग्राम। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अदिश एवं सदिश राशि में अंतर उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले सदिश राशि क्या होती है, जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों में निहित होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग इत्यादि। अदिश राशि में दोस्तों जिन भौतिक राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है परंतु दिशा का नहीं, तो दोस्तों से हम बोलते हैं अदिश राशि। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। समझ गए दोस्तों, मतलब जहां पर आपको दिशा भी पता चलेगी तो वो सदिश है, और जहां पर आपको दिशा का पता नहीं चलता है वो सिर्फ आपका अदिश है। अब अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है पेपर में कि गति को आपको समझाना है, गति क्या होती है। कुछ वस्तुएं, घर, मेज, कुर्सी, चारपाई, घड़ी, सिलाई मशीन, सड़क पर दौड़ती हुई कार, आकाश में उड़ता हुआ जहाज, बिजली का पंखा, हाथी, घोड़ा, गाय, एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ती हुई तितलियां, फूलों पर मंडराते हुए भौरे, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, दीवार, घड़ी, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद इत्यादि, जिन्हें हम अपने चारों तरफ प्रतिदिन देखते हैं। तो दोस्तों आपको यह बता रहा है कि भाई आप कैसे निश्चित करेंगे कि कोई वस्तु विराम अवस्था में और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में। कैसे दोस्तों आपको पता चलेगा कि कोई वस्तु भाई खड़ा है और कोई वस्तु गति कर रहा है। देखिए हम देखते हैं कि चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी, अब यह उस पेड़ से उड़कर किसी दूसरे पेड़ की ओर जा रही है, किंतु पेड़ अपने ही स्थान पर है। इस आधार पर हम यह निश्चित कर लेते हैं कि चिड़िया गति में है और पेड़ दोस्तों आपका विराम अवस्था में है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर समय के साथ जैसे वस्तु भाई खड़ी की खड़ी है तो वो तो विरामावस्था में हो जाएगी। फिर दोस्तों बात आती है कुछ वस्तुएं जैसे घड़ी, दीवार, घड़ी, पंखा देखने में तो विराम में है किंतु
घड़ी की सुइयां दोस्तों, दीवार घड़ी का लोलक, चलते पंखे की पंखुड़ियां गति में है। यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो दोस्तों क्या होता है, वो वस्तु गति में होती है। यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में होती है। अब बात आती है आपकी गति कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलिए गति देखते हैं। निम्न प्रकार की होती है। पहला, जब कोई वस्तु सदैव एक ही सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति दोस्त जो होती है वो सरल रेखीय गति होती है। फिर जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो दोस्तों से बोलते हैं वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम घूर्णन गति। ठीक है ना। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है तो दोस्तों इस प्रकार की गति को हम कहते हैं दोलन गति। अब अगला क्वेश्चन, गति किसे कहते हैं। अब गति के प्रकार आपको बताना है। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा जा चुका है, तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पेपर की दृष्टि से। तो गति, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में के समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को हम गति कहते हैं। सामान्य शब्दों में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। गति के प्रकार दोस्तों सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेप्य गति। देखिए दोस्तों 4 गति तभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, गति के नियमों का उल्लेख हमें करना है। ठीक है दोस्तों, गति के 2-3 नियम को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों चलिए इसमें हम इस वीडियो में आपके गति के तीनों नियमों को देख लेते हैं। अगर कोई भी पेपर में आता है तो आप उसको कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात होगी गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे एक पुस्तक यदि मेज पर रखी है, ठीक दोस्तों, जैसे एक पुस्तक यदि मेज पर रखी हुई है तो वह तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। गति का दोस्तों दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल अगर F है, उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a या F बराबर k इंटू एम ए। ठीक है दोस्तों, जहां आपका k क्या होता है, एक नियतांक है। यदि हम F के मात्रक पर, ठीक है, इस प्रकार चुने कि एकांक बल एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर सके, तब दोस्तों क्या होगा, F बराबर 1 m1 a1। सबको दोस्तों 1 रख ले तो हमारा जो k का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब समीकरण दोस्तों एक हमने यहाँ माना था F बराबर k m a। तो दोस्तों अतः समीकरण 1 से आपका हो जाएगा F बराबर m a, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ से क्या हुआ था, k का मान यहाँ पर 1 निकल आया था ना। ठीक है ना, हमने यहाँ पर k का मान 1 निकाला था तो हमारा बन गया F बराबर m a, अर्थात दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यही गति का द्वितीय नियम है। यदि दोस्तों आपका F और a 0 हो जाए तो क्या होगा, अर्थात किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होता है। अतः न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का ही रूप है। फिर दोस्तों बात करेंगे तीसरा आपका गति का तृतीय नियम क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जरूर होती है। जी हाँ दोस्तों, जो आप क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। माना A एवं B दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। A पिंड द्वारा B पर आरोपित बल बराबर होगा दोस्तों B पिंड द्वारा A पिंड पर विपरीत दिशा में आरोपित बल, FAB बराबर माइनस FBA। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि चाल के प्रकार आपको बताना। तो चाल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों चाल के प्रकार निम्न है। पहला दोस्तों होता है आपका एक समान चाल। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल दोस्तों जो होगी वो एक समान चाल कहलाई जाएगी। दूसरी असमान चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तब वस्तु की चाल जो होगी वो असमान चाल कही जाएगी। औसत चाल दोस्तों, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग करके वस्तु की औसत चाल हम ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहा जाता है। तो दोस्तों औसत चाल का सूत्र याद रख लीजिए, कुल तय की गई दूरी अपान कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो दोस्तों v बराबर क्या हो जाएगा, s अपॉन टी। याद रखना है दोस्तों, कुल आपकी दूरी ऊपर होनी चाहिए और नीचे दोस्तों क्या होना चाहिए,
कुल समय। अगला प्रश्न है संवेग संरक्षण का नियम लिखना है दोस्तों। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। इस नियम का परिणाम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एम यू बराबर होता है एम वी। एम दोस्तों सहिति है, यू आपका प्रारंभिक वेग है और वी दोस्तों आपका क्या है? अंतिम वेग। संवेग की एक विशेष बात यह होती है दोस्तों कि सभी स्थितियों में यह संरक्षित रहता है, यहाँ तक कि संघटों कोलिजन में तथा विस्फोट बलों के कारण होने वाली गति की दशा में भी, जबकि गतिज ऊर्जा संगठन की दशा में संरक्षित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दैनिक जीवन में आपको घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स को आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होता है इसको देखते हैं। पहला दोस्तों, कभी कभी घरों में स्नान गृह में चिकने फर्श पर रबड़ की चप्पल पहनकर चलने से फिसल जाते हैं। घर्षण बल दोस्तों क्या होता है? जब आप ब्रेक मारते हैं, अगर बाइक चला रहे हो तो जो स्लिप होता है ना जितने टाइम में होता है, वही आपका घर्षण बल होता है, जहां से आप फिसलने से बचते हैं वो सब चीजें। देखिए दोस्तों, बर्फ की सतह चिकनी होती है, फलस्वरूप बर्फ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, अतः इस पर हम साधारण चल या दौड़ नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव हो पाती हैं। चौथा पॉइंट है पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही दोस्तों आपका लिखना संभव हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लिखते हैं तो थोड़ा कुछ होता है ना, टच करा के, ऐसा तो है नहीं। माचिस की तीली को जब माचिस की सतह से रगड़ा जाता है तो दोस्तों क्या होता है? घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। 6 पॉइंट, मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहिए तथा सड़क के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। 7वां पॉइंट दोस्तों, दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विभिन्न आकृतियां हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बच्चा झूल रहा है, बच्चा किस प्रकार की गति कर रहा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यदि एक बच्चे झूले पर आगे पीछे झूल रहा है तो वह दोलन गति कर रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, बल कितने प्रकार का होता है इसे आपको लिखना है। यह दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, गुरुत्वीय बल तथा पेशीय बल को उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। तो पहला आता है दोस्तों आपका पेशीय बल। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को दोस्तों पेशीय बल कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि पेशीय बल के उदाहरण है। दूसरा दोस्तों बात आती है आपका गुरुत्वीय बल। पृथ्वी पत्थर के टुकड़ों को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल आपका कार्य करता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका चुंबकीय बल। चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए बल को दोस्तों चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा अचुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चौथा पॉइंट दोस्तों आप पता आता है विद्युतीय बल। कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले प्लास्टिक के पैमाने पर स्केल को सूखे बालों अथवा कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाए, कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल के कारण ही हो पाता है। पांचवा पॉइंट दोस्तों आपका घर्षण बल है। यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित किस प्रकार के उत्तोलक ये आपको बताना है। चाकू दोस्तों, ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए उत्तोलक आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में दोस्तों कौन कौन सा आता है आपका? हैंड पैन, शीशा, ढेकुली, तुला, कैंची, कलम, नल की टोटी। इसको दोस्तों आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में दोस्तों आपका ट्राली, सरौता, बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में दोस्तों आपका आता है फावड़ा, चिमना और चाकू। अगला प्रश्न रहा, एक छात्र साइकिल द्वारा 40 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। छात्र की चाल हमें ज्ञात करनी है। छात्र 1 मिनट 10 सेकंड में चली गई दूरी भी दोस्तों आपको बतानी। पहले इसको हम चाल देखेंगे। चाल बराबर दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दोस्तों हमारा दूरी 10 मीटर था, समय आपका था 40, ठीक है, 40 सेकंड। तो दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, भाग करेंगे, ऊपर दशमलव लगा के बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25 मीटर प्रति सेकंड
तो दोस्तों ये इसकी चाल होगी, तो 1 मिनट 10 सेकंड में दोस्तों कितने दूरी चेक करेगा, 60 प्लस 10 मतलब 70 सेकंड, ठीक है ना। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 60 प्लस 10, 1 मिनट में 60 सेकंड होते प्लस 10 70 सेकंड हो गया। तो 70 सेकंड में चली गई दूरी, तो चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय दोस्तों आपका हो गया 70 सेकंड, चाल अभी हमने निकाली 0.25, तो इसका गुणा कर दिया तो 17.5 मीटर आ गया। अगला प्रश्न हमारा रहा, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। तो दोस्तों अभी ये वाला क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, देखिए घर्षण बल वाला यहाँ भी हमने क्वेश्चन को देखा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझ गए थे आंसर। अब दोस्तों बात करेंगे आज का अगला प्रश्न, गुणन गति किसे कहते हैं इसको बताना है, या घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है ये बताना है। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि वह अपने धुरी केंद्र के चारों ओर घूमती है। बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, पंखे तथा अपने अक्ष दूरी पर चलती हुई साइकिल का पहिया घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है ना। यह इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का वर्णन आप कर सकते हैं। दोस्तों आता है पदार्थ या मैटर, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती है आपकी, ठोस, द्रव, गैस। और दोस्तों आपने सुना होगा प्लाज्मा के बारे में भी, तो उसको भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। तो पहले दोस्तों बात करेंगे, आपका पहला पॉइंट आता है आपका ठोस पदार्थ की संरचना एवं गुण। ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। इनके कणों में आपसी आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ व्यवस्थित रखता है। उनको अणुओं में खाली स्थान बहुत ही कम होता है। इस खाली स्थान को अंतरा अवकाश कहते हैं। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में अधिक आपसी आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है आपका द्रव पदार्थों की संरचना एवं गुण। द्रव के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में दूर दूर होते हैं। द्रव पदार्थों के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर, ठीक है, जिससे इनमें आपसी आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव पदार्थों को जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति वो ग्रहण कर लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों गैसों की संरचना एवं गुण। गैसीय पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर। अतः इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, वाष्प तथा गैस में क्या अंतर होता है लिखना है। सबसे पहले वाष्प पर बात करेंगे। किसी पदार्थ के क्रांतिक बिंदु से कम ताप पर उस पदार्थ के गैस प्रवावस्था को उस पदार्थ का वाष्प कहते हैं। इसका अर्थ है कि वाष्प का दाब बढ़ाकर बिना ताप कम किए उसे द्रव से ठोस में बदला जा सकता है। वाष्प और द्रव ठोस का सह अस्तित्व संभव है। गैस किसे कहते हैं दोस्तों, गैस पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है। गैस अवस्था में पदार्थ का न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार और पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे दोस्तों जल H2O, एक हाइड्रोजन और 2 परमाणु, ठीक है ना। हाइड्रोजन के दोस्तों 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख लो H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन आपका 1 है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एक अणु में कार्बन का एक अणु दोस्तों परमाणु होता है तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। चीनी C12H22O11 का एक अणु दोस्तों कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 व ऑक्सीजन के 11 परमाणुओं से मिलकर ये बनता है। तो दोस्तों जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा चीनी के गुण उनके अवयवी तत्वों के समान नहीं होते हैं। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस है, जबकि उनके परमाणु से मिलकर बना जल द्रव है। जल के गुण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गुणों से सर्वथा भिन्न है। कार्बन एक ठोस पदार्थ है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसके गुण कार्बन एवं ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न है। इसी प्रकार चीनी के गुण भी उसके अवयवी तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, पदार्थ के विशिष्ट गुणों का वर्णन आपको करना है। तो पदार्थ में कुछ गुण होते हैं जो इस प्रकार है। पहला दोस्तों आपका क्या होता है, स्वाद होता है। प्रत्येक पदार्थ या वस्तु में अपना अलग अलग स्वाद होता है। यथा चीनी मिट्टी होती है, ठीक है ना। नमक नमकीन होता है। चीनी क्या होता है दोस्तों, आपकी मीठी होती है, इसको याद रखना। चीनी आपका खाए होंगे ना आपने, चीनी तो मीठा होता है।
नमक आपका नमकीन होता है, क्षार तीखे तथा अम्ल प्राय खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ विषैले होते हैं। ऐसे पदार्थों को विशेषज्ञ की राय के अनुसार ही चखना चाहिए। अगला दोस्तों पॉइंट आता है आपके पदार्थ में दूसरा अवस्था। पदार्थ प्राय 3 अवस्थाओं गैस, द्रव एवं ठोस में पाए जाते हैं। इन्हें पदार्थ अवस्था में भी देखा जाता है, यथा भाप गैस के रूप में, पानी द्रव के रूप में, बर्फ ठोस के रूप में। तीसरा तन्यता, वे ठोस पदार्थ जिनके तार बनाए जाते हैं उन्हें तन्य कहते हैं और इसके इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों आपका गलन, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं, यथा मोम गंधक एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों वाष्पशीलता, कुछ पदार्थ शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। इनके इस गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। इस गुण के पदार्थ पहचाने जा सकते हैं जैसे स्पिरिट, ईथर आदि। 6 पॉइंट दोस्तों आपका क्वथन, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्वथन कहते हैं, यथा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 7वां पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है आपका घनत्व। विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी परिवर्तन होता है, उसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण है। 8वां पॉइंट है दोस्तों हमारा गंध। प्रत्येक पदार्थ में एक खास प्रकार की गंध आती है जिसे उसे पहचाना जा सकता है, यथा दोस्तों अमोनिया में तीक्ष्ण गंध, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में जलते हुए गंधक की भांति दम घोटने वाली गंध, क्लोरीन Cl2 में खांसी लाने वाली गंध होती है, परंतु कुछ में गंध फलों जैसी आती है। 9वां पॉइंट है दोस्तों हमारा कठोरता। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, इनको खरोंचने पर निशान नहीं पड़ता, यथा दोस्तों लोहा तथा कांच आदि। इस प्रकार गुण कठोरता कहलाते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा भंगुरता। कुछ वस्तुएं चोट मारने पर टूटकर चूड़ बन जाती है, ठीक है दोस्तों, यह भंगुर कहलाती हैं, यथा नमक, खड़िया एवं गंधक आदि। यह गुण भंगुरता लाता है। जिन वस्तु में यह गुण पाया जाता है वह भंगुर वस्तुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भिन्ना, ऊर्ध्वपातन, चुंबकीय पृथक्करण व क्रिस्टलीकरण पर आपको टिप्पणी लिखना है। यह ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं उदाहरण देखकर आपको समझाना पड़े। तो पहली बात आती है भिन्ना। कुछ अनाजों जैसे गेहूं, चावल अथवा दालों में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं जो उन अनाजों की आकृति, आकार एवं रंग से भिन्न होते हैं। इन्हें हाथ से बिनकर पृथक करने की प्रक्रिया को हम भिन्ना कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण दोस्तों कपूर, आयोडीन और नौसादर। ठीक है दोस्तों, इसको जब गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा। फिर बात आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। इस विधि द्वारा उन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करते हैं जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ अवश्य उपस्थित हो। इस मिश्रण के बाद जब चुंबक लेकर जाते हैं हम लोग तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक से चिपक जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों लोहे के बुरादे और बालू के मिश्रण को एक उथले बर्तन में लेकर इसको चुंबक के संपर्क में लाते तो लोहे के कण चुंबक पर चिपक जाते हैं तथा बालू से अलग हो जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा आता है क्रिस्टलीकरण। क्या होता है? यह विधि द्रव में विलय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। अशुद्ध ठोस अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं। इस घोल को फिल्टर पेपर में छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के रवे या क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। फिटकरी, मिश्री आदि में ये रवे इस विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बिनना एवं फटकना पृथक्करण की विधियों को दोस्तों 100 उदाहरण मतलब उदाहरण से आपको समझाना है। तो पृथक्करण की विधियां दोस्तों देखते हैं। तो किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए एक घटक के उन गुणों को जानना, ठीक है, उनके गुणों को जानना आवश्यक होता है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न होते हैं। इसी युग का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चयन किया जाता है। मिश्रण को उनके अवयवों से पृथक करने की निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, सभी विधियों को आपको पहले से ध्यान से सुन लेना है और याद कर लेना है। पहला दोस्तों आपका आता है फटकना और ओशना, बिनना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, तल छटीकरण, छानना, भारण, अपकेंद्रण, वाष्पन, आसवन, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीकरण। तो बारी दोस्तों आती है आपकी फटकना की। देखिए फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के लिए सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा आदि सूप से बाहर दूर करता है। तो दोस्तों ये उनको पता होगा सूप क्या होता है, जो बच्चे थोड़ा बहुत
घर में होगा, वैसे शहर में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे किसान भूसा युक्त अनाज गेहूं को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे अनाज गेहूं पास तथा हल्का भूसा आदि हवा में उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। बिन्ना में दोस्तों भी हमने देखा था, जैसे आपको दोस्तों गेहूं चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़ मिट्टी आदि मिले होते हैं, उन अनाजों की आकृति आकार एवं रंग से भिन्न होते हैं। इन्हें हाथ से बिनकर पृथक करने की प्रक्रिया को हम बिनना कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है आपका चालना प्रक्रिया, ठीक है, से किस प्रकार के अवयव अलग होते हैं, इसको बताइए चालना के द्वारा। देखिए भिन्न भिन्न आकार के अवयव वाले मिश्रण को विभिन्न आकार के छेद वाली चलनियों के द्वारा हम अलग करते हैं। इस प्रक्रम को चालना हम कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों आटा से भूसी, बालू से कंकड़ तथा चीनी, सूजी और मैदा से अनावश्यक अवयव चालना विधि से पृथक किए जाते हैं, ठीक है ना। तल छठीकरण प्रक्रिया को समझाते हैं। देखिए दोस्तों तल छठीकरण प्रक्रिया से आते द्रव्य में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारना ही तल छठीकरण कहा जाता है। तल छठीकरण प्रक्रिया का उदाहरण निम्न प्रकार है। रेत मिले पानी को एक बीकर में लेकर रखने पर रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। पानी को छड़ के सहारे धीरे धीरे बिना हिलाए निथारते हुए दूसरे बीकर में डाला। साफ पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है और रेत पहले बीकर में ही रह जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो अविसरणीय द्रव को किस प्रकार अलग किया जाता है ये बताना है। पानी और मिट्टी के तेल का मिश्रण लें। इस मिश्रण में पृथककारी कीप में डालें और हिलाकर स्थिर होने दें। कीप में दो पृथक परतें दिखाई पड़ती हैं, दोनों परतों को पहचानें। मिट्टी का तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर एकत्र हो जाता है। पृथककारी कीप की स्टॉप काक को खोलें और निचली परत में एकत्र द्रव एक बीकर में निकालकर एकत्र करें। एकत्र किया गया द्रव जो दोस्तों होगा वो पानी होगा। कीप में बचा द्रव मिट्टी का तेल है। केवल 1 या 2 बूंद पानी ही मिट्टी के तेल में शेष बचा रहता है, बाकी पानी मिट्टी के तेल से पृथक कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है कि भंगुर तथा धातुवर्ध पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए वह पदार्थ जिन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और अम्ल में पूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भंगुर कहते हैं। कोयला, गंधक, कांच ऐसे ही पदार्थ हैं। फिर दोस्तों बारी आती है कुछ पदार्थ हथौड़े से पीटने पर पतली चद्दर के रूप में फैल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम घातवर्ध कहते हैं। इन पदार्थों को तार भी खींचे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अतः ये पदार्थ तन्य भी होते हैं। अधिकतर धातु दोस्तों धातुवर्ध और तन्य होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। इन पदार्थों के बर्तन व तार बनाए जाते हैं। सोना, चांदी और एल्युमिनियम के बहुत पतले वर्क भी बनाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जी हाँ दोस्तों आपको ये बताना है। देखिए जब द्रव में चीनी घोलते हैं, ठीक है, पानी में दोस्तों जब चीनी घोलते हैं तो द्रव के कणों के बीच चीनी के कण समा या मिल जाते हैं, परंतु द्रव का आयतन नहीं बढ़ता है। अतः पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु किसे कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये था, अगर आप 1 लीटर पानी है, ठीक है ना, उसमें आपने मान लेते हैं आधा लीटर चीनी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो अगर आपका पानी थोड़ा सा ऊपर लेवल आ जाता है तो आप देखते होंगे चीनी के बड़े बड़े टुकड़े होते होंगे। जब वो धीरे धीरे दोस्तों गल जाते हैं पानी में तो भी उसका लेवल वही सेम रहता है। तो दोस्तों वही कारण होता है कि जो उसमें बीच में दोस्तों जो छोटे छोटे नहीं होते हैं, रिक्त स्थान होता है, तो उसी जगह जाके वो सब कण बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बात आती है परमाणु किसे कहते हैं। देखिए परमाणु तत्व का सबसे छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषता होती है, इसको लिखना है। देखिए यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं का प्राय रंग सफेद अथवा हल्का होता है। यह रंग छद्म आवरण तथा गर्मी को नियमित करने में उनकी सहायता करता है। यहाँ के जंतु गर्मी तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं और वसा के रूप में ऊर्जा को एकत्र कर लेते हैं। कड़ी सर्दी में कुछ माह तक ये सोए रहते हैं अथवा शीतवास करते हैं। शीतवास में उनकी उपापचय क्रिया बहुत ही कम हो जाती है। यहाँ तक कि ठंडे बर्फ से ढके हुए स्थानों में पाए जाने वाले पौधों की भी ऊंचाई कम होती है। ये महीनों तक प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इनकी पतली अथवा कांटेदार पत्तियां होती हैं जिन्हें यह जल्दी जल्दी गिरा देते हैं। प्राय इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलते हैं क्योंकि वे इतनी ठंडी में जीवित नहीं रह पाते हैं। अगला प्रश्न, गति किसे कहते हैं। गति की कौन कौन से नियम है ये आपको लिखना है। देखिए यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग में की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गति में होती है।
यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमरबेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है, ये बताना है। तो सबसे पहले बात होती है आपकी दोस्तों अमरबेल। देखिए, अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना पूरा भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पोषक पौधों से लेता है। दूसरा दोस्तों आता है आपका सिंघाड़ा की जड़ें प्रकाश संश्लेषी जड़ें होती है जो पानी के पास घनी और हरी होकर फैली रहती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आर्किड की जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती है। इन्हें वायवी या आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, लिखना है। विभिन्न प्रकार के मापक बर्तन दोस्तों, जैसे आपका आता है नपना बेलन। ठीक है दोस्तों, किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए। फिर आपका आता है दोस्तों नपना ग्लास, दवा मापने के लिए। लीटर दोस्तों, दूध मापने के लिए। फिर दोस्तों लीटर, जैसे 1 लीटर से 1.5 लीटर तक है, ये 5 से 10 लीटर। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल मापने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर होता है। देखिए, जरायुज यह शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है जैसे मनुष्य। अंडायुज में दोस्तों वे जीव जो अंडे देते हैं अंडायुज कहलाते हैं, जैसे कछुआ, सांप, पक्षी आदि। फिर अगला प्रश्न रहा दोस्तों, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानि आपको लिखनी है। देखिए, सब क्वेश्चन आपको 2019 पेपर में आ चुके हैं, तो मतलब अच्छे क्वेश्चन है, 2 नंबर में आते हैं, अच्छा प्रश्न रहता है। तो तंबाकू के सेवन से दोस्तों होने वाली 2 हानियां क्या है। तंबाकू के सेवन से दोस्तों दमा हो सकता है। तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर भी आपका हो सकता है। तो भाई आप लोग भी अगर यूज करते हो तो उसको मत करिए, आपकी फैमिली के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृत्तिका, ठीक है ना, मृत्तिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग, ठीक है ना, इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है, ये बताना। देखिए, पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है, इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज का विज्ञान की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त होते ही पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। उसमें होगा क्या, पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपको क्या बता रखा है कि आपके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे वो पार्ट 1 से बन जाएंगे। आपके सभी अति लघुत्तरी प्रश्न पार्ट 2 से बनेंगे और आपने आज लघुत्तरी को कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अब आपके पेपर की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो दोस्तों इस वीडियो को कम से कम नहीं तो 5 से 10 बार देखिएगा, तभी आपको याद होगी। क्वेश्चन काफी ज्यादा है, आसान है, खाली आपको इसमें देखिए लघुत्तरी में होता है कि आप बनाकर लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो 2 से 3 बार दोस्तों कम से कम हम कहेंगे कि इसको देखें तो आपका ज्यादा बेटर होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आप गणित वीडियो मैथ की पूरी क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों का पेपर के लिए।